स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसे जीनियस में। आज का इसमें मैं जो पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ वो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है जो कि आरआरबी एलपी एग्जाम का 13 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है। तो इसका मैं मैथ का डिटेल में सोल्यूशन कराऊंगा, तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं जो भी इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगने वाली हैं वो सभी अप्लाई होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं आपके लिए बता दूं, इसमें मैं रेलवे की तैयारी करा रहा हूं और काफी ढेर सारे मैंने इसमें टॉपिक कवर करवा दिए हैं। अगर आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। शुभ एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, मार्क कर रहा है 40% एबव कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 ले लें तो आसान हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 40% कॉस्ट प्राइस से बढ़ाता है तो मार्क प्राइस हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 140। अब कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर डी% की एक मुश्त छूट देता है। तो इस पर एक छूट दे रहा है और फिर भी लागत मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है। तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। 10% का लाभ कमा रहा है तो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। तो पूछा गया क्या है इसमें, छूट डी% ज्ञात कीजिए कि क्या है। तो कोई वस्तु 140 मार्क की गई है और 110 में बेची जा रही है, तो छूट कितनी हो रही है, 140 से 110 में बेची जा रही है तो 30 की छूट मिल रही है। कितने में से मिल रही है, 140 से, क्योंकि मार्क तो 140 है, 140 से छूट मिल रही है 30 की। और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करें, जीरो से जीरो, दो सी से हम डिवाइड कर सकते हैं, 50 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 या 15, 150 डिवाइड में 7, 21 सत्ते 147 और ये बचेगा 3/7, 7 चौके 28। तो लगभग जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 21.3%। अगर ऑप्शन देखें तो ये है 21.28। अगर हम पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो 21.28 आएगा। और ये अप्रोक्स है 21.3 की, तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 3072 है और ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वह राशि क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें सम फाइंड करना है, जो प्रिंसिपल है वो फाइंड करना है। मान लेते हैं प्रिंसिपल पी है और ब्याज दर जो दी हुई है ये दी हुई है 20%। तो पहले हम 100 रुपए के हिसाब से लेके सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ये 100 रुपए ये कीमत में कितनी आएगी। तो अगर ये 100 वैल्यू होती तो पहले साल जो ब्याज लगती वो लगती 20%, तो ये हो जाएगा 20। 100 का अगर हम 20% निकालेंगे 20%, तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब दूसरे साल के लिए अगर हम ब्याज निकालें तो 100 रुपए पर तो 20% लगेगा ही लगेगा, 20%, तो ये 20 हो जाएगा। और ये जो 20 था पहले साल पे, इस पर भी 20% की ब्याज लग जाएगी, तो 20 का भी 20% निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 का 20% निकालें तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 20 का 20% हो जाएगा 4। टोटल कितनी ब्याज हो जाएगी, 24। 24 ब्याज कितने से आ रहा है, ये है 100 रुपए के कारण, 100 रुपए के कारण 24 रुपए ब्याज लग रहा है दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। और ये जो ब्याज है 24 रुपए, क्योंकि हमने 100 रुपए माना था तो उसके हिसाब से 24 की जो वैल्यू है ये होनी चाहिए 3072। तो सॉल्व करें क्योंकि हमें 100 की वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये हो जाएगा 3072 डिवाइड में 24 और गुणे 100। तो इसे सॉल्व करें तो 24 एकम 24, अब यहाँ बचा 67, 24 दूनी 48, 48, अब यहाँ बचा है 67, 48, ये हो जाएगा 19, 192, 19 अट्ठे 24 अट्ठे 192, 128 गुणे हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 12,800। तो जो प्रिंसिपल था ये आ जाएगा 12,800, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
वह कितनी राशि है रुपए में फाइंड करना है जिस पर 480 रुपए का ब्याज 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से प्राप्त होगा। तो ब्याज दिया हुआ है 480, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मूलधन गुणे आर ब्याज दर गुणे समय और डिवाइड में 100। यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है 480, तो 480 मूलधन इसमें फाइंड करना है तो पी रख लें, और ब्याज दर यहाँ पे 10 है, 10 हो जाएगा, समय 2 वर्ष है और डिवाइड करना है 100 से। 0 से 0, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 240, 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2400। तो मूलधन आ गया 2400, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बिक्री के दौरान 50% माल 49% लाभ पर बेचा जाता है, शेष 32% माल 45% लाभ पर बेचा जाता है, और अब जो शेष बचेगा उसका 15%, वो शेष जो है 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान इसमें फाइंड करना है कि क्या होगा। टोटल क्वांटिटी तो इसमें दी नहीं हुई है, मान लेते हैं टोटल जो क्वांटिटी थी, टोटल जो वस्तुएं थी ये 100 है, तो इसका 50% 49% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 100 का अगर 50% निकालें तो 50 वस्तु कितने पर बेची जा रही है, 49% प्रॉफिट पर। अब शेष कितना बचा, 100 में 50 निकल गया, 50 बचा, 50 का 32% निकालें तो 32 का आधा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 वस्तु। 16 वस्तु कितने पर बेची जा रही है, 45% लाभ पर, 45% लाभ पर ये बेची जा रही है। अब कितनी बची, टोटल 100 वस्तु थी, 50 ये और 16 ये 64, अब बची 34 वस्तु किस पर बेची जा रही है, 15% हानि पर, तो -15% ये हो जाएगा। कुल लाभ इसमें x% दिया हुआ है, तो इसका टोटल जो प्रॉफिट होगा वो निकाल लें। तो ये सभी जो वस्तुएं हैं इसे हम दो से और डिवाइड कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 50 को हम डिवाइड करें 2 से तो आ जाएगा 25, 16 को डिवाइड करें तो आ जाएगा 8, और 34 को डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 17। तो अब टोटल वस्तुएं क्या हो जाएंगी, 50 वस्तुओं में 25 49% प्रॉफिट पे, 8 वस्तु 45% प्रॉफिट पर, और 17 वस्तु जो है -15% या कहें कि 15% हानि पर बेची जा रही है। अब ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लें, तो 25 गुणे 49, अगर ये 50% पूरा होता तो 25 का आधा 12.5, ये हो जाता 1250, लेकिन एक कम है तो 25 और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1225% और प्लस 8 गुणे 45, तो 45 दूनी 90, 90 चौके ये हो जाएगा 360% और 17 बचे 85, 8 और 17 एकम 17 और 8 25, 255%। और डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक का निकालना है तो 50 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो 1225 में से 255 घटाएं तो 225 होता, तो ये 1000 बचता, 30 कम है, 30 यहाँ पे ज्यादा है तो 30 कम हो जाएगा, तो 970 और प्लस 360 और डिवाइड में आ जाएगा 50, और ये हो जाएगा सभी परसेंट में, तो 970 और 360, 30 ही जुड़ेगा, ये हो जाएगा 1330 डिवाइड में 50, 0 से 0 और 5 से और डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 13×26.6, 26.66% आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, 2% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ये फाइंड करना है। ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, एक इसी तरह का फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी सीपी 100 ही ले लें, मार्क प्राइस हो जाएगा 20% बढ़ाया जाता है मार्क प्राइस के लिए, तो एमपी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 120, और 2% का लाभ कमाना है तो जो सेलिंग प्राइस होगा ये हो जाएगा 100 में 2 बढ़ेगा तो 102। कोई वस्तु 120 की है और 102 में बेची जा रही है तो कितनी छूट मिल रही है, 18 की, और परसेंट में निकालना है तो ये 120 से मिल रही है तो 120 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंट में। सॉल्व कर लें, 0 से 0
और 12 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 1.5 और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 15% छूट। तो 15% की छूट आ जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संख्याओं 1.3, 7.6 और 0.13 का एलसीएम इसमें फाइंड करना है। तो दशमलव में एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले इन्हें इंटीजर में चेंज कर लें। तो इसे अगर हम पूर्णांक में बदलें 1.3 को तो हो जाएगा 13/10, 7.6 को बदलें तो हो जाएगा 76/10 और 0.13 ये हो जाएगा 13/100। इस नंबर में 100 से डिवाइड है तो सभी नंबर को 100 से डिवाइड में ही लिख लें, क्योंकि ये करना फिर आसान हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालना। तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी जीरो बढ़ेगा, ये जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम निकालें तो डिवाइड में तो 100 आएगा, क्योंकि सभी नंबर में 100 है, तो डिवाइड में तो 100 आ जाएगा। अब इन तीन नंबर का एलसीएम फाइंड कर लें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 130 और 13, तो इसका एलसीएम तो 130 ही आएगा। 130 में ये 10 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसमें इंक्लूड हो गया है। अब बचा केवल 76, तो 76 से और मल्टीप्लाई कर दें, यही हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 13 छंग 78, 7 13 सत्ते 91 और 7 98, 988 डिवाइड में 10 ये आ जाएगा 98.8। ये इसका आ जाएगा एलसीएम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इंटीजर में चेंज करना है और जितने जो सबसे बड़ी नंबर से डिवीजन होगी उसी फॉर्म में इनको चेंज करके ही एलसीएम आप निकाल सकते हैं। आंकड़ों का बहुलक क्या होगा ये फाइंड करना है, मोड इसमें फाइंड करना है। तो मोड क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही हो जाता है उसका मोड, या कहें कि बहुलक। तो अगर ऑप्शन में देखें, क्योंकि इसमें ढेर सारे नंबर हैं तो इनको अगर हम बारी बारी से लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यही केवल जो 4 ऑप्शन में है इन्हीं में देख लेते हैं कि कौन सी नंबर सबसे ज्यादा बार है। तो 44 देखें, 1 1 2 और ये 3 बार है 44। 51 देखें तो 1 2 ये 2 ही बार है। 55 देखें तो 55 है, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 ही बार है ये। और 40 देखें तो एक ये और एक ये, केवल ये 2 ही बार है। तो केवल जो 3 ये जो 44 है ये 3 बार रिपीट हुई है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी संख्या के 1/3 भाग में 25 की वृद्धि करने पर परिणाम 87 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या ले ले, मान लेते हैं वो x है, इसका 1/3 और इसमें 25 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 87। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x/3, 25 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 62। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18, 186। और इसमें फाइंड क्या करना है, मूल संख्या के अंकों का योग इसमें फाइंड करना है। तो ये मूल संख्या आ गई, इसके अंक हम जोड़ लें तो 8 6 14 और 1 15, 15 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समकोण वृत्ताकार शंकु के आकार के फ्लास्क में पानी भरा हुआ है। तो एक कोण है शंकु, इसकी हाइट जो दी हुई है ये दी हुई है 19 सेंटीमीटर। इस पानी को एक समकोण वृत्ताकार बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है। तो अब ये जो इस पानी को एक वृत्ताकार बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है, तो अब वो दिया हुआ है कि सिलेंडर, कोई सिलेंडर है उसमें डाला जाता है। कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है। तो जो सिलेंडर की त्रिज्या होगी वो 1/3 होगी। तो त्रिज्या तो दी नहीं हुई है, मान लेते हैं अगर शंकु की जो त्रिज्या है अगर ये 3 है, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। पानी की ऊंचाई फाइंड करना है, तो मतलब की हाइट इसमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये h है, तो पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है, तो उसका जो आयतन होगा वो सेम होगा, चाहे वो शंकु के लिए हो चाहे वो सिलेंडर के लिए हो। तो अगर हम दोनों के आयतन को सेम करें, बराबर कर दें, तो कोण का आयतन होता है 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 3 9
और गुणे एच की वैल्यू 19 है। इक्वल टू सिलेंडर, ये होता है पाई आर की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे एच इसमें फाइंड करना है, एच ऐसे लिखते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 19 से 57, तो एच की वैल्यू आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। ये इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दो त्रिभुजों का आधार 14 सेंटीमीटर है, तो दो त्रिभुज हैं, एक मान लेते हैं ये है, एक ये है, तो एक का दोनों का आधार 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका भी जो आधार है, बेस है, आधार ये भी 14 है और इसका भी 14 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं ये वाला जो त्रिभुज है इसका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब करें कि यदि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, पहले त्रिभुज का, तो दूसरा जो है इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कह रहा है कि तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया हमें फाइंड है 2 गुणे 98 और 1/2 बेस दिया हुआ है, बेस की वैल्यू 14 है, 14 रख दें। हाइट, हाइट मान लेते हैं h है, h की वैल्यू हम इसमें निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, 7 से इधर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 14, 14 दूनी 28, हाइट आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 4% का कितना प्रतिशत है, ये इसमें फाइंड करना है। तो 5% और 4% निकालना है, तो मान लेते हैं वो संख्या 100 है। 100 का अगर 5% निकालें तो हो जाएगा 5। अब कह रहे उसी संख्या के, इसी संख्या के 4% का कितना प्रतिशत है, तो ये जो 5 है 4% निकालें तो 4 आ जाएगा, तो 5 4 का कितना परसेंट है ये फाइंड करना है, तो 4 से डिवाइड कर दिया, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 4 25, 25 गुणे 5, 125% हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना, पारुल से 3 गुना, तो अगर सोनल की बात की जाए तो पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। तो पारुल, पारुल को अगर हम पी से लिख लें तो इसका 3 गुना समय लगता है, और सोनल का ही समय दिया हुआ है स्वीटी से, स्वीटी को अगर हम एस से लिख लें तो इसका समय का 4 गुना लगता है। तो कह रहा है कि एक साथ मिलकर वे इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो 6 दिन में काम को पूरा कर सकती हैं। तो एक दिन का काम हम निकाल लें, सभी का एक एक दिन का काम निकाल लें, और ये 6 दिन में काम पूरा कर देती हैं, तो एक दिन का काम यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/6, तो एक दिन में 1/6 काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें फाइंड करना है पारुल को अकेले सजावट का काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सोनल से ही कंडीशन दी हुई है, पारुल का भी और स्वीटी का भी। तो सोनल का मान लेते हैं x दिन में काम कंप्लीट होता है, अगर वो अकेले काम करेगी तो x दिन उसे काम कंप्लीट करने में लगेंगे। तो एक दिन का काम निकालें सोनल का, ये हो जाएगा 1/x, प्लस अब पारुल का निकालें, सोनल को पारुल से 3 गुना समय लगता है, तो पारुल 3 गुना ज्यादा काम करेगी। ये अगर 1/x काम करता है तो ये पारुल जो है 3 गुना काम करेगी, किसका, सोनल का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर सोनल 1/x काम करती है एक दिन में तो पारुल 3 गुना काम करेगी। ऐसे ही स्वीटी 4 गुना काम करेगी, क्योंकि 4 गुना ज्यादा समय लग रहा है सोनल को, तो ये 4 गुना ज्यादा काम कर रही है स्वीटी, ये हो जाएगा 4/x। और ये तीनों का जो एडिशन है, तीनों काम का जो एक दिन कर रही हैं, इनका अगर हम काम जोड़ें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/6 के। यहाँ सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी 4 3 7 और 1 8,
8/x ही आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 48। तो सोनल को काम को कंप्लीट करने के लिए 48 दिन लगेंगे। फाइंड करना है पारुल का। तो पारुल का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 से इसके समय में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पारुल से 3 गुना ज्यादा समय लेती है, तो सोनल से ये 3 गुना कम समय लेगी। तो ये 48 दिन में कर रही है, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 16 दिन। तो पारुल को काम को कंप्लीट करने के लिए 16 दिन लगेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2 ट्रेनें ए और बी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 66 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। यदि ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर और वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो बी की लंबाई हमें फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं ये x मीटर है, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। ट्रेन ए की लंबाई मीटर में है, तो इसकी भी मान लेते हैं ये मीटर में है। और ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो उनकी जो दूरी होगी, जो एक दूसरे को पार करने की दूरी होगी, इनकी लंबाई के एडिशन के बराबर होगी। तो दूरी जो होगी वो हो जाएगी 240 और प्लस x मीटर हो जाएगी। समय लग रहा है 10 सेकंड का, तो दूरी हम यहां से भी निकाल सकते हैं, चाल गुणे समय से, चाल गुणे समय से निकाल सकते हैं। तो चाल क्या है, चाल है विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो चालें भी जुड़ जाएंगी। तो 66 और 60, 126 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय दिया हुआ है 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड, ये सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे भी हमें जो चाल है इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर लें, तो 126 गुणे 5/18 और गुणे हो जाएगा 10। सॉल्व करें तो 18 सत्ते 126, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 35 गुणे 10 350। तो ये दूरी और ये दूरी सेम होगी, तो ये इक्वल हो जाएगा 350 के। अब यहां से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। 240 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 110 मीटर। तो ट्रेन बी जो होगी वो होगी 110 मीटर की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन ए है। ये वैल्यू दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है x और y का, ये दिया हुआ है 9/11। तो वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, x + 1 अपॉन y+1, और ये y² - 1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा y² - 1, और ये x² - 1 नीचे ही रहेगा, x² - 1 हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 तो ऐसे ही रहेगा, y² - 1 को लिख सकते हैं y - 1 y+1 मल्टीप्लीकेशन, अपॉन y+1 ऐसे ही रहेगा, और x² - 1 को लिखें, ये हो जाएगा x - 1 और इंटू x+1। x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, y+1 से y+1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y - 1 अपॉन x - 1। वैल्यू रेशियो में दी हुई है, तो अगर हम x को 9k मान लें, तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11k। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू अगर 11k रखें, तो ये हो जाएगा 11k - 1, और x की वैल्यू 9k रखें, तो ये हो जाएगा 9k - 1। ये आ जाएगा इसका आंसर, और ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 82 रुपए खर्च हुए। बाद में उसने वह वस्तु भरत को 25% लाभ पर बेच दी। अंततः भरत ने वह वस्तु 2915 में बेच दी, जिससे उसे 47% की हानि हुई है। भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य क्या थी, ये फाइंड करना है। तो लागत मूल्य हमें फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है किसका, आनंद का, आनंद का। तो पहले हमें भारत का सीपी निकालना पड़ेगा, जिस मूल्य पर इसने खरीदा है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या दी हुई है, 2915, 2915 में बेची है, जिसके कारण 47% की हानि हुई है। तो 47% की हानि हुई है, तो वस्तु को कितने परसेंट पे बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस से 53% पर, 53% पर।
क्योंकि कोई चीज अगर 100 रुपए की खरीद रहा है और 47 का उसमें हानि हो गया है, तो बेच कितने पे रहा है? 53। तो ये बेच रहा है 53% पर। तो पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालें जो भारत के लिए पड़ा है। तो भारत का सीपी निकाल लें, तो ये हो जाएगा 100%। 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो 2915 53% की वैल्यू है, तो 53 से डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100% निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करें तो 53 से डिवाइड करें 2915 को, 5 5 ये 15, 1 5 5 पचा 25 और 1 26, ये हो जाएगा 6, यहाँ बचा 8 2 और ये हो जाएगा 5। 53 पंचे 265, 265 तो ये आ जाएगा 0। तो 53 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 5500। 5500 रुपए में उसने खरीदी थी, और यही जो वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी किसके लिए? आनंद के लिए। आनंद के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये हो जाएगा 5500। और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है आनंद का, तो ये वैल्यू कितनी है? 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो ये है 125% सीपी का। 125% सीपी का हो जाएगा, तो सीपी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 5500 डिवाइड करना पड़ेगा 125 से, और सीपी 100% होगा तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। तो डिवाइड करें तो 25 से डिवाइड करें 4, 25 से इससे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 1100, 11 चौके 44। तो सीपी हमें फाइंड करना था, ये आ गया 4400, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माध्य समानुपाती ज्ञात करना है 49 और 16 का, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी। ए की वैल्यू 49 है, बी की वैल्यू 16 है। अंडर रूट निकालें इसका, 49 गुणे 16 का, 49 निकालेंगे अंडर रूट से तो आ जाएगा 7, और 16 को निकालेंगे तो आ जाएगा 4। 7 चौके 28 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों में एक वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों की आयु दर्शाई गई है। मरीजों की बहुलक आयु क्या है, ये फाइंड करना है। मोड इसमें फाइंड करना है। तो इसका मोड निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है? ये है लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? जहां पर सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन हुआ है। तो अगर आप इनमें देखें तो नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज्यादा बार कहां पर है? ये है ये। तो इसमें लोअर लिमिट 25 है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 25। और ये F1 F0 F2 क्या है? ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर ऑफ रिपीटिशन होता है, ये हो जाता है F1। इसके पहले जो आएगा ये F0 हो जाएगा, और इसके बाद जो आ जाएगा ये हो जाएगा F2। और ये H क्या है? ये है डिफरेंस, इन दोनों जो लिमिट हैं इनका डिफरेंस। तो 30 में से 25 घटेगा तो ये आ जाएगा 5। H की वैल्यू आ जाएगी 5। वैल्यू रख दें आप, F1 माइनस F0, तो 12, 12 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 10, और 2F1, 12 दूनी 24, और F0 24 में से 2 घटेगा तो 22, 22 में से 6 जाएगा ये आ जाएगा 16, और गुणे H की वैल्यू 5 आ गई। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 बटे 8। सॉल्व करें तो 25 प्लस 8 त्रिक 24, 1 बटे 8, तो ये हो जाएगा 1 2 5। ऑप्शन में देखें तो 28.125, ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो पहले हम टोटल वर्क निकालें। तो ए 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है और बी काम कंप्लीट कर सकता है 18 दिन में। तो टोटल वर्क निकालें तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 36। इफिशियंसी निकालें तो 12 से डिवाइड करें 36 को तो आ जाएगा 3, 18 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2।
तो ए काम करता है एक दिन में 3 और बी काम करता है एक दिन में 2। 6 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 6 दिन में करेंगे, 6 पंचे 30, 30 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना था 36, तो बचा कितना, 36 में से 30 घटा दें तो आ जाएगा 6। और हिस्सा निकालना है, तो टोटल जो काम था 36 था, तो ये आ जाएगा 1/6 भाग 1/6 पार्ट काम बचा हुआ है। तो ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3540 रुपए की राशि को निशा, समीर और रुपेश के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 760, 190 और 280 की कमी हो जाती है तो उनका अनुपात ये हो जाता है। तो समीर का मूल हिस्सा क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। अगर ये वैल्यू ना होती, ये वैल्यू अगर हम इन सभी के जो हिस्से मिलने थे इसमें से अगर हम ये वैल्यू कम कर दें तो ये अनुपात में वैल्यू जो पैसा होगा ये अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो ये वैल्यू हम पहले कम कर दें, तो 760, 190 और 280, ये हो जाएगा 0, 9 6 15, 15 8, 23 2, 9 1 10, 2 12, 1230 इसमें से घटा लें, तो 3540 में 1230 घटाएं, ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2310। 2310 रुपए जो है, 2310 रुपए ये बांटे जा रहे हैं इन तीनों में, इस रेशियो में। हमें फाइंड करना है किसका, समीर का। तो समीर का हिस्सा क्या आ जाएगा, समीर मिडिल में है तो इसका अनुपात है 2। 2 अनुपात है कितने में से, 10 तो 12, 12 और 9 21, 2 भाग है 21 भाग में। टोटल कितनी वैल्यू है 2310, और समीर का भाग निकालना है तो 190 ये जो निकाले थे ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये आ जाएगा टोटल जो उसको हिस्सा मिला है वो। तो सॉल्व कर लें, तो 21 से कम 21 और फिर 21 से कम 21 और ये 0, तो 210 और 190 ये आ जाएगा 410, तो 410 इसका हिस्सा आ जाएगा समीर का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि 600 का x%, तो 600 का अगर हम x% निकालें तो हो जाएगा x/100, इक्वल में दिया हुआ है 250 का 12%, तो 250 का 12% निकालना है तो हो जाएगा 12/100 और प्लस 300 का 18%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 18 तिक का 54 ये हो जाएगा। सॉल्व कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 ये हो जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 6, 6 पंचे 30, 30 और 54 ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 6x। तो x की वैल्यू निकालें तो 6 से डिवाइड कर लें तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 14। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 2.5 घंटे तक 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, फिर अपनी रफ्तार 28 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। 1 घंटे में अपने गंतव्य तक पर पहुंच गया। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.5 घंटा 53 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो 2.5 गुणे 53 और प्लस 28 किलोमीटर और गति बढ़ जाती है, तो 53 और 28 81, 81 की स्पीड से 1 घंटे जा रहा है और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2.5 घंटे ये और 1 घंटा ये दूसरी स्पीड में, ये हो जाएगा 3.5। सॉल्व करें तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। अब सॉल्व करें तो 25 गुणे 53 गुणे ये प्लस में है प्लस 81 गुणे 10 और डिवाइड में है 35, 5 से और हम डिवाइड कर सकते हैं सभी को ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। सॉल्व करें, 5 ये 15 और 5 बचे 25 और 1 26, 200, 265
और प्लस ये हो जाएगा 162 डिवाइड में आ जाएगा 7, 5 2 7 और 16 और 26 ये हो जाएगा 42, 427 डिवाइड में 7, 7 छंग 42 और 7 एकम 1, 7 एकम 7, तो 61 किलोमीटर प्रति घंटे ये आ जाएगी स्पीड, एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरल करना है तो इसमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, तो 36 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 12, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 48 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा 8, फिर माइनस 16 को डिवाइड करें 2 से तो आ जाएगा 8 और ये डिवाइड में 4, 12 8 96, 96 में 8 घटेगा ये आ जाएगा 88 और डिवाइड में 4 तो आ जाएगा 22, 22 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त में व्यास PQ को Q से होते हुए एक बाहरी बिंदु X तक बढ़ाया जाता है। एक वृत्त बना लें, व्यास PQ है, इसमें व्यास ये PQ है, PQ कह रहा है Q से होते हुए एक बाहरी बिंदु X तक बढ़ाया जा रहा है। इस PQ को बाहरी बिंदु, ये कोई बाहरी बिंदु है, यहाँ X तक इसे बढ़ा दिया गया। वृत्त पर स्थित बिंदु Y पर स्पर्श रेखा XY खींची जाती है। ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये है XY। XY की जो लेंथ है, लंबाई, ये दी हुई है कि ये है 15 सेंटीमीटर और ये QX की भी लंबाई दी हुई है, ये दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि क्या है। त्रिज्या फाइंड करना है तो मान लेते हैं त्रिज्या R है और ये व्यास होगा तो ये हो जाएगा 2R, त्रिज्या के दुगना। अब यहां पर हम फार्मूला लगा दें तो फार्मूला होता है इसका YX स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा QX इंटू PX। YX की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इक्वल टू QX है 9, PX क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी 9 है, 9 सेंटीमीटर और ये 2R है, ये हो जाएगा 2R प्लस 9, ये हो जाएगा 2R प्लस 9 सेंटीमीटर। सॉल्व करें तो 9 से ये डिवाइड होगा तो 25 नहीं, हम 225, 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2R प्लस 9, 9 इधर आएगा तो 16, 2R की वैल्यू आ जाएगी 16, R की वैल्यू आ जाएगी 8 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। त्रिज्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र के अंक गलती से 37 की बजाय 25 दर्ज कर दिए गए, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 4/3 की कमी हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है ये फाइंड करना है। तो 37 होना चाहिए था उसका नंबर, लेकिन दर्ज कितना कर दिया गया, 25। कितने की कमी कर दी गई, 12 की, 12 की कमी कर दी गई और ये सभी स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा, वही तो होता है इसका एवरेज। तो मान लेते हैं अगर n नंबर स्टूडेंट थे तो सभी n स्टूडेंट में ये डिवाइड हो जाएगा और यही इसका जो कमी हो रही है ये दिया हुआ है 4/3। ये एवरेज में कमी हो रही है तो इसका हमने एवरेज निकाल लिया कि ये सभी स्टूडेंट में डिवाइड हो रहा है और ये वैल्यू दी हुई है 4/3 के। अब इसे हम सॉल्व कर लो तो 4 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगी 9। तो जो छात्र की संख्या थी 9, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिंदु PQ दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जिनके केंद्र क्रमशः दिए हुए हैं, केंद्र दिए हैं, मान लेते हैं C1 C2 दिए हुए होंगे और जो बिंदु A पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो बिंदु PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो एक की जो त्रिज्या है वो है 11, तो एक बड़ा सा बना लें और एक की जो त्रिज्या है वो 4 है तो एक ही छोटा सा बना दे वृत्त। तो इस पर एक ये स्पर्श रेखा बनती है, उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा है ये है, ये दी हुई है PQ, ये PQ है, इसी की लंबाई पूछी गई है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है
जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी उसकी लंबाई का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2√r1 इंटू r2। जो त्रिज्या होंगी उनका मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर रूट में उसका डबल, ये हो जाएगा इसके जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी उसकी लंबाई। तो 2 और r1, एक की जो त्रिज्या है 11 है, एक की त्रिज्या 4 है, 11 चौके 44। 44 या हम 11 गुणे 4 ही रखते हैं, क्योंकि 4 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 अंडर रूट 11, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई 4 अंडर रूट 11, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।